हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित मिश्रा। वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले हम लोग आपका ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे आपका डिजिटल का रिवीजन चल रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे आपका नेटवर्क का रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ओके, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस। ओके, तो आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लोगों का कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज यहाँ पे इसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो भी कंफर्म कर दो, क्या मैं प्रॉपरली विजिबल हूँ, क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली पहुंच पा रही है, क्या आपका ये वीडियो प्रॉपरली आप तक पहुंच पा रहा है, क्या सब कुछ ओके है, एक बार कंफर्म कर दो। या फिर कुछ दिक्कत जा रही हो, ऑडियो में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग अर्पित, राहुल, अर्पिता। ओके, इधर भी देख लेता हूं मैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा। ऑल ओके, फाइन फाइन। ओके, चलो। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारा एम है जल्दी जल्दी हमको कंप्लीट करना है। तो आ जाओ, अगर आप देखें हम यहाँ पे देखो, हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस। देखो, सबसे पहले समझो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। जो ट्रांजिएंट यहाँ पे लिखा ना, इसका मतलब होता है सडन चेंज। ये बात समझना, ट्रांजिएंट का जो मीनिंग ही होता है वो होता है सडन चेंज। सडन चेंज मतलब कि जल्द अचानक से कोई चीज चेंज हो जाए। अब वो हम किसके थ्रू बताते हैं? स्विच के थ्रू बताते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये लोड है, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच पहले बंद रहा होगा, अचानक से ओपन हो गया। टी इक्वल टू जीरो पे आपने स्विच को ओपन कर दिया, तो ये एक सडन चेंज है। बेचारा, इसको पहले करंट मिल रही थी, अचानक स्विच बंद हो गया तो करंट बंद हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सडन चेंज है, इसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? स्विच के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज हमेशा 24 घंटे ऑन तो रहेगी नहीं। लाइफ टाइम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक कोई चीज तो ऑन रहेगी नहीं। कभी ना कभी इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो स्विच लगाना पड़ेगा, और स्विच लगाने से हमको सडन चेंज देखने को मिलेगा। तो हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे सर्किट में सडन चेंज आता है तो हमारे सर्किट का रिस्पॉन्स क्या होगा। हम उस टाइप की एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। कोई पूछे सडन चेंज कैसे बताते, तो दो तरीके हैं सडन चेंज बताने के। पहला तो आपके पास स्विच होगा, आप स्विच समझ जाए कि क्वेश्चन ट्रांजिएंट का है। या फिर आप एक काम करिएगा, आप जो सोर्स होगा ना, उस पर लिखना कि यार यू ऑफ टी लिखा क्या कहीं पे सोर्स में। अगर सोर्स में यू ऑफ टी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि यू ऑफ टी का मीनिंग क्या होता है, ऐसा ये यू ऑफ टी होता है। तो मतलब इसके पहले स्विच ऑफ था और यहाँ पे ऑन हुआ, तो यू ऑफ टी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्विच को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे स्विच या तो ओपन होगा या फिर आपका स्विच क्लोज होगा। दो ही ऑप्शन है ना, स्विच या आपके पास फैन है, या तो आप उसको ऑन रखोगे या तो ऑफ रखोगे। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 एलिमेंट होते हैं: वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसके बारे में कुछ आपको मैं हिस्ट्री बता चुका हूं कि जैसे ये वोल्टेज एंड जो करंट होते हैं ना, ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और बाकी ये तीनों पैसिव एलिमेंट होते हैं। अब ये वोल्टेज और करंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, ये इनके बच्चे हैं, आर एल सी। अगर हम बोला जाए तो ऐसे बोलते हैं कि ये पापा हैं, मम्मी है, छोटा भाई है और दोनों बड़ी बहन है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो दोनों का लाडला है। वोल्टेज और करंट दोनों का लाडला है, क्योंकि छोटा बेटा है। तो ऐसा हम बोलते हैं रजिस्टर के लिए जो स्टेट वेरिएबल होगा, ये तो हम वोल्टेज को भी ले सकते हैं, करंट को भी ले सकते हैं। हम फ्री हैं, हम किसी को भी स्टेट वेरिएबल वहां पे मान सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे इंडक्टर की और कैपेसिटर की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्टर का जो स्टेट वेरिएबल होता है वो करंट होता है। ये मैंने बहुत पहले बताया आपको। तो आपको ये समझ में आया कि जब कभी हमारे पास सर्किट में इंडक्टर होगा ना, तो हम ज्यादातर क्या कोशिश करेंगे, हम उसमें करंट निकालने की कोशिश करेंगे। हम उसमें वोल्टेज निकालने की कोशिश नहीं करेंगे पहले। वोल्टेज निकाल सकते हैं लेकिन वो हमारा बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्या निकालेंगे, करंट। वैसे सिमिलरली अगर पास यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट कोई होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालने की कोशिश करूंगा। वो निकल जाएगा, उसके बाद बाकी चीजें निकालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इनके जो स्टेट वेरिएबल होते हैं, इंडक्टर का जो स्टेट वेरिएबल होता है वो होता है आपका करंट, ठीक है ना, वो होता है आपके पास करंट। वैसे ही कैपेसिटर का जो स्टेट वेरिएबल होता है वो होता है आपके पास यहाँ पे क्या, वो होता है आपके पास यहाँ पे वोल्टेज, जो कि आपको समझना, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए।
ठीक है। और इंडक्टर की एक खास बात जो आपको बताऊंगा मैं वो ये है कि इंडक्टर आपका हमेशा सडन चेंज को अपोज करता है। देखो पहली बात तो ये कि इंडक्टर आपके करंट को अपोज नहीं करता है ना। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर इंडक्टर तो हमारा करंट को अपोज करता है, तो ऐसा नहीं है। हमारा इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता है। तो किसको अपोज करता है? हमारा इंडक्टर जो करंट में सडन चेंज आता है उसको अपोज करता है। इंडक्टर इज नॉट अपोजिंग द करंट, इंडक्टर इज अपोजिंग सडन चेंज इन करंट। जो करंट में सडन चेंज आता है ना उसको हमारा इंडक्टर अपोज करता है। कहने का मतलब ये, सडन चेंज मतलब स्विच। मान लीजिए आपके पास एक स्विच है, ठीक है। स्विचिंग के पहले उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही थी, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि उसमें करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर। जैसे स्विच आपने क्लोज कर दिया, स्विच ओपन था अचानक से क्लोज कर दिया, या फिर मान लो पहले क्लोज था 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, जैसे ओपन कर दिया अब आपने, तो करंट जीरो हो जाएगी क्या? नहीं। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे जितनी करंट थी, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे उतनी ही करंट होगी। अभी जीरो माइनस क्या है, जीरो प्लस क्या है? स्विचिंग करने के जस्ट पहले का टाइम, जस्ट बिफोर स्विचिंग, उसको हम बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो माइनस। टी इक्वल टू जीरो प्लस क्या बोलते हैं? स्विच को ऑपरेट करने के जस्ट बाद का टाइम, उसको हम बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो प्लस। टी इक्वल टू जीरो क्या होता है? स्विच को जिस टाइम पे स्विच ऑपरेट, उसको बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो। उसके जस्ट पहले टी इक्वल टू जीरो माइनस, उसके जस्ट बाद टी इक्वल टू जीरो प्लस, और आपका इंफिनिटी पे जो स्विच रहेगा टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके फाइन। अब देखो, कैपेसिटर का जो स्टेट वेरिएबल वोल्टेज होता है, और कैपेसिटर आपका सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है ना। इंडक्टर आपका क्या आता था? सडन चेंज इन करंट, मतलब इंडक्टर में जो करंट थी स्विचिंग के पहले, वो जस्ट स्विचिंग के बाद भी उतनी ही करंट होगी इंडक्टर में। दैट मीन्स आई एल जीरो माइनस इक्वल टू आई एल जीरो प्लस। और सिमिलरली आपके कैपेसिटर में, आपके यहां पे देखो, अगर आप आपके कैपेसिटर में स्विचिंग के पहले जो वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज होगा आपके पास जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। इसी को हम बोलते हैं कि आपका, कि हमारा जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब ट्रांजिएंट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? जितने भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनने वाले हैं, है ना, या तो वो क्वेश्चन जितने भी होंगे, या तो वो आपके किसके होंगे? सोर्स फ्री सर्किट के होंगे, या तो आपके सोर्स फ्री सर्किट के होंगे, या फिर वो आपके स्टेप सर्किट के होंगे। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पहले ये जज करना है कि वो क्वेश्चन कैसा है, क्या वो सोर्स फ्री सर्किट है या फिर वो सर्किट आपका स्टेप सर्किट है। अच्छा ये कैसे जानेंगे यार हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको करना क्या है मैं बताता हूं। आपका जो भी क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में स्विच या तो ओपन हो रहा होगा या तो क्लोज हो रहा होगा। जो हो रहा है वैसा होने दो। क्या बोला मैंने? जैसा भी हो रहा है स्विच वैसा होने दो। अगर वो ओपन है तो ओपन कर दो, क्लोज हो रहा है तो क्लोज कर दो, मतलब जस्ट ऑपरेट द स्विच। स्विच जैसा भी हो रहा है वैसा कर दो। ऑपरेट करने के बाद ये देखो कि जो भी आपका सिस्टम दिया हुआ है उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, या तो इंडक्टर तो कैपेसिटर होगा, तो क्या वो आपके सोर्स से कनेक्टेड हैं या नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊं और ये स्विच यहाँ पे ओपन हो गया, अब स्विच को मैंने परफॉर्म कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, तो क्या ये वोल्टेज सोर्स इस सिस्टम से कनेक्टेड है क्या? नहीं है। इसको हम बोलते हैं आपका सोर्स फ्री सर्किट। इसको हम बोलते हैं आपका क्या? सोर्स फ्री सर्किट। आई होप आपको क्लियर हो। स्टेप सर्किट कैसे करेंगे? अगेन वही चीज बोली मैंने, स्विच को आप ऑपरेट कर दो, जैसा भी ऑपरेट हो ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद ये देखो कि क्या आपका एनर्जी प्रोवाइडिंग एलिमेंट, एनर्जी सप्लाइंग एलिमेंट है, क्या वो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है, दैट मीन्स दैट सर्किट इज कॉल्ड स्टेप सर्किट। क्या आप लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो सभी लोग। क्या आप लोग इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि वो सर्किट जो दिया होगा वो सोर्स फ्री सर्किट है, ये वो या स्टेप सर्किट है? इतना तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना आप लोग। ये दिक्कत जाने वाली है इसमें। गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग सोनल, वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा। बताइए जरा, क्या आप लोग इतना आइडेंटिफाई कर लोगे ना? ओके फाइन, आप इतना आइडेंटिफाई कर लोगे, अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे ये समझना आप लोग कि हमारे पास जैसे मान लो एक यहाँ पे सोर्स है,
यहाँ पे कोई लोड है मेरे पास, लोड के लिए बोलता हूँ, मेरे पास लोड में क्या ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट को जस्ट मैंने यहाँ पे ऑन किया। ट्यूबलाइट का एग्जांपल क्यों लिया आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे वो चोक वगैरह होता तो चोक वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। टी इक्वल टू जीरो पे मैंने इसको ओपन क्लोज किया, पहले ट्यूबलाइट बंद था, अचानक से मैंने इसको चालू किया। आप ये देखो जब घर में आपका ट्यूबलाइट होगा, जैसे आप ट्यूबलाइट को चालू करते हो, स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में रिस्पॉन्स कैसा होता है, लप लिप करता है ना, वो हल्का फ्लिकरिंग करता है ना। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में आपको कुछ अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और 2 सेकंड के बाद वो आपका स्टडी हो जाता है और बिल्कुल आराम से ग्लो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कोई भी रिस्पॉन्स होगा, हमारा जो स्टार्टिंग का जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और जो लास्ट वाला रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा किसी भी सर्किट का जो रिस्पॉन्स होगा वो दो रिस्पॉन्स से मिलकर बनता है, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एक होता है स्टेडी रिस्पॉन्स। आप लोग जो हो कंज्यूमर हो, आपके पास जो फोन है वो कंज्यूमर के पास में, आप लोग के पास में, आप मोबाइल फोन चला रहे हो, तो आप ये देखते हो कितना बढ़िया चल रहा है, हैंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब आप स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। कैमरा कितना बढ़िया है, कितनी अच्छी रैम है, कितना अच्छा स्मूथ चल रहा है, गेम चल पा रहे नहीं चल पा रहे, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्टडी स्टेट चीज। लेकिन जो डिजाइनर होता है ना, वो किस पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसका ट्रांजिएंट पे, क्योंकि पता है उसको कि अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खराब है तो बहुत जल्द वो सिस्टम भी खराब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का ध्यान जो कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, स्टेडी स्टेट पे होता है, जबकि जो डिजाइनर होते हैं उनका जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में होता है। लेकिन हमारा किसी भी सिस्टम के दो रिस्पॉन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं टोटल रिस्पॉन्स। आजकल आप देखे होंगे, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि जब कोई मोबाइल फोन आता है ना, तो उसमें एक चीज देखी जाती है कि लेफ्ट दो मोबाइल कंपेयर करते हैं, तो दोनों मोबाइल को सामने स्विच ऑफ करके रख देते हैं और दोनों मोबाइल को एक साथ ऑन करते हैं और देखते हैं कि पहले कौन ऑन हुआ। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, वो हम उनके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को चेक कर, हम क्या कर रहे हैं, उनके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को चेक कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो अच्छे फोन तो जल्दी ऑन हो जाते हैं, कुछ जो पुराने फोन है या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी के फोन है वो थोड़ा टाइम लेते हैं ऑन होने के बाद। स्टडी स्टेट में तो ऑलमोस्ट दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखो, अब यहाँ पे समझना स्विच का ऑपरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट में स्विच का तो भरमार पड़ा हुआ है ना। जब तक आप स्विच के ऑपरेशन को नहीं समझोगे तब तक आप इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। जैसे मान लो मेरे पास एक स्विच था यहाँ पे, ऐसा है, ये पोजीशन ए है, दिस इज पोजीशन बी। अब स्विच को क्या किया गया कि ए से बी तक मैं लेके आ रहा हूं एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल जीरो पे मैं इसको ए से बी की तरफ लेके आ रहा हूं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है टी इक्वल टू जीरो पे ये ए से बी की तरफ आ रहा है, तो मुझे बताओ टी इक्वल टू जीरो माइनस पे कहां रहा होगा ये। अरे भाई, टी इक्वल टू जीरो पे ये ए से बी आ रहा है, इसके पहले वो कहां रहा होगा, यहां रहा होगा, मतलब ये ओपन सर्किट तरह काम नहीं करेगा क्या, बताओ जरा। ये जो स्विच है टी इक्वल टू जीरो माइनस में किस तरह काम करेगा, ओपन सर्किट। सिमिलरली अगर पूछो टी इक्वल टू जीरो पे स्विच ए से बी पे आ रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कहां पे होगा। अरे यार, टी इक्वल टू जीरो पे बी पे आ चुका है तो जीरो प्लस पे क्या होगा, वो क्लोज होगा, मतलब एक तरह से शॉर्ट सर्किट तरह काम करेगा। इसको बोलते हैं जस्ट आफ्टर स्विच ऑपरेशन, इसको बोलते हैं जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेशन, इसको बोलते हैं जस्ट इंस्टेंट ऑफ ऑपरेशन। और टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, मान लो कोई स्विच है, अब आप उसको ए से बी पे, देखो समझना प्रॉपरली, ए से स्विच को बी पे लेके आ गए टी इक्वल टू जीरो पे। अब उसको आप छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हो, अब आप टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आके देखोगे स्विच आपको कहां पे मिलेगा, बी पे ही मिलेगा ना, क्योंकि किसी ने वहां तो छेड़खानी करी नहीं है, वो आपने ही बी पे लेके गए थे, अभी वो क्या पे रहेगा, बी पे रहेगा, मतलब टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे स्विच आपका ऐसा है। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात यहां तक सबको क्लियर हो जाती है। ओके फाइन। अब आगे देखना, अब आगे देखना, जैसे अगर केस टू लेता हूं, इस बार क्या किया मैंने, स्विच को देखना प्रॉपर्ली, इस बार स्विच को मैंने बी से मैं ए की तरफ लेके गया, पहले कहां पे रहा होगा, स्विच बी पे रहा होगा, अब मैं इसको ए की तरफ लेके जा रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टी इक्वल टू जीरो माइनस स्विच कहां पे रहा होगा, बी पे रहा होगा। टी इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, अरे आप ही तो टी इक्वल टू जीरो पे बी से ए पे लेके गए थे, तो इन्फिनिटी पे ए पे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट ही रहेगा। तो याद रखना टी इक्वल टू जीरो को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जस्ट इंस्टेंट ऑफ ऑपरेशन। टी इक्वल टू जीरो माइनस को बोलते हैं क्या, जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेशन।
t इक्वल टू 0 को बोलते हैं जस्ट आफ्टर स्विच ऑपरेशन, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट टाइम या फिर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, पहली चीज तो आप जज कर लोगे जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा कि वो सोर्स फ्री सर्किट है या फिर वो स्टेप सर्किट है। इतना जज करने के बाद आपको एक चीज और चेक करनी है, आपको ये चेक करना है कि जो वो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, जैसे आर एल हो गया, इसमें इंडक्टर आपका क्या एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। आर सी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर हमारे पास दिया है आर एल सी तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है ना? तो ऑर्डर क्या होता है समझ में आया आपको? ऑर्डर हम बोलते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आर एल में हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर और आर एल सी में हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं ले रहा हूँ, आपको जज करना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है या सेकंड ऑर्डर का सिस्टम। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आप ये बोल सकते हैं, क्या हो गया इसमें, सॉरी, हाँ, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडक्टर प्रेजेंट है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर ये है। तो किसको मैं थर्ड ऑर्डर बोल दूंगा? नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा इसको थर्ड ऑर्डर में? इसको थर्ड ऑर्डर ना बोलने के पीछे रीजन मेरा ये है क्योंकि ये तीनों आपस में लंप किए जा सकते हैं, ये तीनों ही आपस में लंप किए जा सकते हैं, तो इनका एक इक्विवेलेंट आ जाएगा जिसके हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ही बोलेंगे। ठीक है ना? इसको आप थर्ड ऑर्डर मत बोल दीजिएगा, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर ही बोलेंगे। ठीक है? सिमिलरली आप इसको देखें तो एक इंडक्टर आपके पास यहाँ पे है और एक इंडक्टर यहाँ पे है, तो क्या, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो क्या आप मुझे ये बताओ, क्या ये वाला इंडक्टर और ये वाला इंडक्टर क्या आपस में लंप किए जा सकते हैं? क्या लंप नहीं किए जा सकते हैं? लंप नहीं किया जाता, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा आपका? सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा। दिस विल बी योर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। मैं साइड में तो देख लो, ये आपका क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो देखो, एक तो आपका ये इंडक्टर हो गया, सिमिलरली आपके पास एक यहाँ पे कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ पे हो गया और एक कैपेसिटर यहाँ पे हो गया। लेकिन जो मेन चीज आपको बताना चाह रहा हूं मैं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों कैपेसिटर आपस में लंप किए जा सकते हैं, इनका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो एक ऑर्डर तो ये बन गया और एक ऑर्डर ये बन गया, जिसकी वजह से सिस्टम आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा, जिसकी वजह से आपका ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहां पे आपके पास मैंने एक टेबल बनाई है कि आपके पास कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इन आ ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये टेबल समझ गया तो आपको पूरे क्वेश्चन, इस टेबल में ट्रांजिएंट का हर एक क्वेश्चन प्रेजेंट है, हर एक क्वेश्चन, इसके बाहर आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, उस बात को आप समझना। देखिएगा, जैसे मैं अगर बोलूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या, किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं? दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि आप मुझे क्या बता दो, फुल एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ऐसा क्वेश्चन बनता है। आपको एक सर्किट दिया होगा, पूछा जाएगा कि इसमें वी ऑफ टी का फुल एक्सप्रेशन बताओ, या फिर वी ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको एक्सप्रेशन ही निकालना है। आपकी आई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको फुल एक्सप्रेशन ही निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका वो बनता है क्या, फुल एक्सप्रेशन ऑफ वाई टी, मतलब वी टी और आई टी, वोल्टेज और करंट का आपको फुल एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अब जब इसमें आप आओगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सर्किट कैसा है। जैसे आपको फुल एक्सप्रेशन निकालना, तो आप देखोगे ना पहले वो जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, वो बनेंगे क्या, तो क्वेश्चन जो आपके पास होगा फर्स्ट ऑर्डर का होगा, या तो वो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का होगा, है ना, या तो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का होगा, या फिर वो क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा। और अगर मान लीजिए वो फर्स्ट ऑर्डर का है ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ऑर्डर का है,
अगर फर्स्ट ऑर्डर तो फिर आपको दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाएगी? अब आपको ये चेक करना होगा कि वो जो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है, क्या वो सर्किट में जो सोर्स है वो सोर्स फ्री सर्किट है या वो स्टेप सर्किट है। ओके, और अगर स्टेप्स देखो, अब देखो यहाँ पे सोर्स फ्री में दो केस बनने वाले हैं। कौन कौन से? सोर्स फ्री में बन जाएगा क्या फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो या तो एक बन जाएगा आरएल सर्किट या बन जाएगा आपके पास आरसी सर्किट। सिमिलरली स्टेप सर्किट में भी दो केस बन जाएंगे आपके पास, आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। तो ये आपका पहली कैटेगरी कंप्लीट हुआ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर वाला कंप्लीट हुआ। अभी आपका सेकंड ऑर्डर बचा हुआ। सेकंड ऑर्डर में आपके पास क्या चेक करना होगा? अगेन दो केस बनेंगे इसमें, या तो सोर्स फ्री या तो स्टेप। लेकिन यहाँ पे आर एल आर सी नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे? सीरीज आर एल सी, पैरेलल आर एल सी, सीरीज आर एल सी एंड पैरेलल आर एल सी। तो इतने तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं किसके लिए? फुल एक्सप्रेशन ऑफ वीटी एंड आईटी। अब बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी है क्वेश्चंस की। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है आपकी? कि आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पूछा था क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन। मतलब जैसे कि आप पास क्वेश्चन दिए होंगे, पूछा जाए कि आई जीरो की वैल्यू कितनी होगी, वी जीरो माइनस की वैल्यू कितनी होगी, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी एट इक्वल टू जीरो माइनस, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी एट इक्वल टू जीरो माइनस, डी स्क्वायर आई टी अपॉन डी टी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी एट टी इक्वल टू जीरो माइनस या फिर एट टी इक्वल टू जीरो प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप डेरिवेशन यहाँ पे मत पढ़िए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है और सोर्स फ्री सर्किट है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री एंड आरसी सर्किट है। देखो यहाँ पे क्या आरसी है, कैपेसिटर है। क्या यहाँ पे कैपेसिटर है? जब कैपेसिटर है तो आपको हमेशा क्या निकालना है? पहले वोल्टेज निकालना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो V ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरसी सर्किट। क्या हो जाएगा? V ऑफ टी इक्वल्स टू V नॉट ए की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, जहां पे टाउ होता है आपका टाइम कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है आरसी। और यहाँ पे जो V नॉट है इसको हम बोलते हैं आपका इनिशियल वोल्टेज एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। इसको हम बोलते हैं क्या? इनिशियल वोल्टेज एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो समझना। अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है और सोर्स फ्री सर्किट है, तो या तो सर्किट आपका आरएल सर्किट होगा या फिर वो आरसी सर्किट होगा। तो आरएल सर्किट यहाँ पे इंडक्टर है, तो आपको निकालना क्या है? यहाँ पे आपको निकालना है करंट आई ऑफ टी की वैल्यू। आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी याद रख लो, आई नॉट जिसको हम बोलते हैं इनिशियल करंट, ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ यहाँ पे क्या आपका टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है एल अपॉन आर। क्या होती है इसकी वैल्यू? एल अपॉन आर। और यहाँ पे आई नॉट के पास इनिशियल करंट इन इंडक्टर एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें आरसी सर्किट की तो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर देख क्या समझ जाओ कि आपको क्या निकालना है? वी ऑफ टी। उसकी वैल्यू क्या? यहाँ पे क्या था? आई नॉट, यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या थी? एल बाय आर सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगी आर सी सेकेंड। यहाँ पे वी नॉट को हम क्या बोलेंगे? इनिशियल वोल्टेज इन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। अब यहाँ पे जो मेन चैलेंज होता है ना आप लोग के लिए, वो होता है इसको निकालना और इसको निकालना, वी नॉट और आई नॉट को निकालना। वो कैसे निकालेंगे वो चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ, है ना। टाउ तो कैसे निकालना है? एल बाय आर से टाउ निकल जाएगा। टाउ यहाँ पे कैसे निकलेगा? आर इंटू सी से आपका टाउ निकल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टाउ को हम क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो मुझे इसकी यूनिट क्या होगी? तो याद रखना, ऐसा मत बोला सिर्फ टाइम कांस्टेंट एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कोई यूनिट होती नहीं तो यूनिटलेस होगा, ऐसा मत सोचना। टाइम कांस्टेंट की यूनिट सेकंड होती है। टाइम्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। ये बात ध्यान में रखना। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते थे एग्जाम में कि अरे सर टाइम कांस्टेंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोई यूनिट होगी नहीं तो यूनिटलेस होगा। और ऑप्शन पहला ऑप्शन यूनिटलेस ही दिया होगा, है ना। तो आपको आंसर यूनिटलेस टिक नहीं करना है, क्या टिक करना है? सेकंड। टाइम कांस्टेंट यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो एक तरह से टाइम है ना ये। और टाइम कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जब आपका रिस्पॉन्स देखना आप लोग यहाँ पे, जब आपका रिस्पॉन्स अपने
इनिशियल वैल्यू का 63% पहुंच जाता है, अपनी इनिशियल वैल्यू से 63% तक रीच कर जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका टाइम कांस्टेंट। लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम वेयर करंट थ्रू इंडक्टर रिड्यूसेस टू 63% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं उसका टाइम कांस्टेंट। फाइन, वेरी मच फाइन। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी, बढ़िया क्वेश्चन आने वाला, मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये समझना है यार आप लोग कि रजिस्टर की यूनिट क्या होती है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ओम होती है, बच्चे बच्चे को पता है। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, बोलोगे सर इंडक्टर यूनिट हेनरी होती है, क्या बात कर रहे हो। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड। अब बात आती है यहाँ पे L अपॉन आर, अगर हम L अपॉन आर कर दे तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो लोग बोलते हैं सर होगी इसकी हेनरी अपॉन ओम। बिल्कुल सही, लेकिन ये चीज आपके पास ऑप्शन में होती ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, उसके से बोलोगे L अपॉन आर होती है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। किसकी होती है वैल्यू, ये किसके बराबर होता है, टाइम कांस्टेंट के बराबर होती है, जिसकी यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे सेकंड। सिमिलरली R इंटू सी, ये भी होता है एक तरीके का टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे सेकंड। अब देखो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्वेश्चन दिया गया है आपके पास यहाँ पे L अपॉन RC, इसकी यूनिट क्या होगी, L अपॉन RC। तो आपको देखना कि L अपॉन R किसके बराबर है, RC के, क्योंकि दोनों यूनिट सेकंड होती है। तो एक काम अगर मैं करूं यहाँ पे, ये वाले C को मैं डिनोमिनेटर में ले तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे L अपॉन RC इक्वल्स टू R। तो हमको किसकी यूनिट निकालनी थी, हमको निकालनी थी L अपॉन RC की यूनिट। तो किसके बराबर आ रहा है, ओम के बराबर आ रहा है, रजिस्टर के बराबर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। गॉट इट, ओके। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है L अपॉन आर स्क्वायर की यूनिट क्या हो, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अगेन आप वही करोगे ना, क्या करोगे, आपको पता है यहाँ पे L, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है R, देखो आप पता है L अपॉन आर इक्वल टू होता है R इंटू सी। तो यहाँ से R को डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा, L अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे फेरेड, तो फेरेड की यूनिट हो गई है, इसकी यूनिट फेरेड हो जाएगी। वैसे करके आप इन सभी वैल्यू को निकाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे बात आते हैं यार कि हमारा जो टाउ है ना वो कैसे निकालना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम टाउ कैसे निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट टाउ, हम टाउ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला स्टेप जो आपका होता है टाउ को कैलकुलेट करने का, वो यही होता है, ऑपरेट द स्विच। सबसे पहले आप स्विच को ऑपरेट करो। टाउ को कैलकुलेट करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप वहां पे स्विच को ऑपरेट कर दो। ऑपरेट करने का मतलब क्या है, स्विच अगर ओपन हो रहा तो ओपन कर दो, स्विच अगर क्लोज हो रहा तो क्लोज कर दो। फाइन, ओके, ये पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया टाउ कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो स्टेप है वो क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। मतलब कि ऐसे दो तीन इंडक्टर अगर है वहां पे तो उनका इक्विवेलेंट निकाल लो, अगर लंप हो सकते हैं तो, मतलब कुल मिला के आपको एल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, बहुत आसान। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अभी घबराना नहीं है ना। तीसरी चीज आपको थर्ड स्टेप पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी निकालना है। किसके अक्रॉस निकालना है, मेन चीज समझो, किसके अक्रॉस निकालना है, तो आपका जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे उनके अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब आपने यहां पे क्या निकाल लिया, एल इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो, आप यहाँ पे एल इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, आप यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, आप यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हो। तो अब आपसे अगर टाइम कांस्टेंट पूछा तो क्या बोलोगे, एल अपॉन आर, या फिर टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट। ऐसे करके आप यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर सर्किट आपके पास वहां पे आरएल सर्किट है तो एल अपॉन आर की वैल्यू निकाल लोगे। अगर सर्किट आपके पास आरसी है तो आप ऐसे करके यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू निकालनी है, फाइंड टाउ। ठीक है, तो कैसे करना है, बहुत आराम से, बिल्कुल डीप ब्रेथ लेना है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला आपको देखना है कि आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, ये है। पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्विच को ऑपरेट करना। स्विच क्लोज हो तो क्लोज कर दिया मैंने, फटाक से कर दिया, देखो स्विच को देखा क्लोज हो रहा, क्लोज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर है,
तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा आप बताओ मुझे, 3 माइक्रोफैरेड। तो आपका सी इक्विवेलेंट तो आ गया, आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट और आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट। अब आते हैं अपन थर्ड वाले स्टेप पे। क्या करना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है। किसके क्रॉस, इसके क्रॉस, ओपन सर्किट कैपेसिटर टर्मिनल। अब यहाँ पे निकालते कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट हो, ये जो सॉरी ये आपका जो वोल्टेज होता है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 पैरेलल 6 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 के। आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आपने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। सर्किट क्या आर सर्किट है, आर इंटू सी। तो 3 किलोग्राम मतलब 3 किलो एंड 3 माइक्रो, इनको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9 मिली सेकेंड्स। ये हो जाएगी टाउ की वैल्यू। ऐसे टाउ की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, हम लोग ऐसे टाउ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी, इसमें भी टाउ की वैल्यू कैलकुलेट दिखा देता हूं मैं आपको। कैसे करना है, सबसे पहले तो आप स्विच को ऑपरेट कर दो, स्विच को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, आप सी करंट वैल्यू निकाल लो। सी करंट वैल्यू जाएगी यहाँ पे कितना, 3 प्लस 3 6, 6 पैरेलल 3 मतलब 6 सीरीज 3 मतलब हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 फैरेड कैपेसिटर, जो आपका सी इक्विवेलेंट है 2 फैरेड हो जाएगा। अब आप इसके क्रॉस क्या निकाल दो, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट 3 पैरेलल से हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4। दोनों को मल्टीप्लाई तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। ये क्वेश्चन भी देख लो, इसमें भी आपको क्या निकालना है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। टाउ की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहला स्टेप आपको पता है। आप सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालो। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पहले स्टेप क्या है, आपको स्विच को ऑपरेट कर दो। स्विच को मैंने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। सी इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा आपके पास, 3 फैरेड और 6 फैरेड सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 फैरेड। फाइन, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैप जो आपका करंट ओपन हो जाएगा, तो ये 1 ओम भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 ओम। तो कितना हो जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट, मतलब टाउ कितना हो जाएगा पास, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, कि बस सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं, समझ में आ रही हैं चीजें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बताओ। ओके, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर बताता हूँ मैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इवनिंग में एक और क्लास लेंगे। अच्छा, आज मुझे पहले ये बताओ, इवनिंग में क्लास रख सकते हैं क्या आज? आज तो धनतेरस है, मैं तो टाइम निकाल लूंगा। मैं टाइम निकाल सकता हूँ लगभग रात में 9-10 बजे तक। आप लोग के पास टाइम है क्या, कि आप लोग घर में बिजी रहोगे? अगर टाइम निकाल सकते हो तभी बोलना, अगर आप लोग टाइम निकाल सकते हो तभी बोलना, बताइए। देखते हैं, सोनल तो निकाल लेंगे टाइम, विद्युत पर तीनों टाइम निकाल लेंगे, तो ठीक है। अपन जो क्लास का टाइमिंग है वो अपन 9 PM पे रख लेते हैं, ठीक है ना, चलेगा? 9 PM चलेगा टाइम क्या, 9 PM चलेगा क्या टाइम, कि और पहले रखना है, क्या रखना है, थोड़ा बता दो आप लोग। मेरे ख्याल से 9 पे तक आपकी पूजा पाठ तो हो जाएगी ना घर में सभी की, है ना? तो 9 PM तक हम लोग क्लास को रख लेंगे, ठीक है। 9 PM पे क्लास का टाइमिंग रहेगा। और कोशिश करेंगे यार हम लोग कि आज ट्रांजिट को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेंगे अपन, 9 PM से लगभग 10:30 से क्लास ले लेंगे, और आज ट्रांजिट कंप्लीट कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। आज ही हम लोग ट्रांजिट कंप्लीट कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। मतलब हमारा नेटवर्क ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट। छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे तो फिर वो तो होते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे करना है, आराम से देखो। सबसे पहले तो आपको सोर्स जो आपका सब वो है स्विच, उसको ऑपरेट कर दो, ऑपरेट कर दिया मैंने। फिर आप यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितना, 10 मिली हेनरी। बहुत बढ़िया। फिर आप इसके अक्रॉस आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा शॉर्ट, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे 3 के, 6 के, 1 के और 1 के। तो कैसे करोगे देखना, देखो 3 के और 6 के दोनों आपस में क्या पैरेलल में, तो 3 पैरेलल 6 हो जाएगा 2, और 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 पैरेलल 2 हो जाएगा 1 के। तो आपका टाउ कितना हो जाएगा, L/R, मतलब 10 मिली अपॉन
1 के कितना हो जाएगा आपके पास है 10 माइक्रो सेकेंड्स। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 माइक्रो सेकेंड्स आपके पास यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो मैंने आपकी क्लास में बताया है ना। इसके पहले भी अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। हमारा मेन एम आपको पहले से क्लियर है क्या करना है, ठीक है। तो बस 1-2 दिन का और आप टाइम मान के चलिए, आपका नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा और डिजिटल भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन मतलब कल इवनिंग तक शायद से अपन कोशिश करेंगे कि डिजिटल और नेटवर्क दोनों कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो अपनी एक तरह से रेस पकड़ लेंगे ना, तो फिर रेस को अपन छोड़ेंगे ही नहीं। गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई उसको ज़्यादा पुश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं जाती है ना। तो बहुत अच्छे से अपन काम करने वाले हैं। चलो बेटा, आज के इतना ही रखते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो का जो कमेंट है आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा उसमें आप जरूर बताइएगा, है ना। यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, सारी के सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, लेकिन आप लोग को क्या करना है उसमें जाना और बताना है कि ये जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, ठीक है। आप लोग दिन में 2 मिनट का टाइम निकाल के उस पर लाइक सब कमेंट और जो भी आपने दोस्तों को शेयर करना है वो आप जरूर कर लिया करिए, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।